Okay, dear students, hello once again and welcome to our new video. This video is for class 8 science. ये जो है क्वेश्चन आंसर्स को कवर करती है चैप्टर 1 के द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस डीएवी स्कूल के। तो हमने पिछली वीडियो में आपको पूरा 50 मिनट के अंदर पूरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया था और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा दिए थे चैप्टर से रिलेटेड। अब इस वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लेंगे, तो इससे विद इन 2 आवर्स आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कंटेंट्स है दैट इज क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड अनदर टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया या कोई आपको पसंद आया उसको आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है जिसमें जो पार्ट ए है क्वेश्चन का दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स बुक के हिसाब से। तो इसमें क्या है, जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है किसके बने होते हैं? सेल्स के। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल के बने होते हैं। ठीक है, ये हमको पहले भी बताइए, हमने डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि सेल इज कॉल्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। भाई सेल के अंदर भी क्या ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके भी बने होते हैं, लेकिन सेल को ही स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो इसलिए सारे ऑर्गेनिज्म जो है सेल के बने होते हैं। ठीक है। तो अब इसका जो दूसरा फिल इन द ब्लैंक है वो है द डैश प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल। भाई प्लांट सेल को क्या चीज जो है रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? रिजिडिटी, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, फिक्स्ड शेप, क्या चीज होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती? वो होती है सेल वॉल। प्लांट सेल में अलग से एक सेल वॉल होती है जो उसको रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसमें जो तीसरी चीज है वो ये है कि ऑल सेलुलर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाई, जो भी सेल की एक्टिविटीज़ है, जो भी सेल एक्टिविटी करता है वो सारी जो है किसी एक चीज़, कोई एक चीज़ कंट्रोल करती है। जैसे हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ऐसे सेल की सारी एक्टिविटीज़ उसका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका आंसर है न्यूक्लियस। द डैश इज नोन एज द पावर ऑफ द सेल। भाई किस चीज़ को पावर, सेल का पावर हाउस कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि पावर जनरेट करता है पूरे सेल के लिए, इसलिए इसको पावर ऑफ द सेल कहते हैं वेरियस सेल एक्टिविटीज के लिए। डैश इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। जो पांचवा क्वेश्चन है वो है क्या चीज है जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है? तो उनको पता है सेल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले सेल होते हैं, फिर टिश्यू होते हैं, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है उनको टिश्यूज कहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा टिश्यू। ठीक है। और इट वाज डैश हु ऑब्जर्व सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। पे सेल की डिस्कवरी किसने की थी? कौन से साइंटिस्ट के नाम पे? दैट इज कॉल्ड एज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के नाम पे जो है सेल की डिस्कवरी जो है दी जाती है, उसको क्रेडिट की जाती है। सेल की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक के नाम को क्रेडिट की जाती है। अब इसका जो सेकंड पार्ट दैट इज पार्ट बी, दैट इज मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग करने की कोशिश करते हैं। मैच द फॉलोइंग में जो है मैच द फॉलोइंग में इसमें जो है सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है एक सेल ऑर्गेनेल है। इसका बेसिकली क्या काम है? ये एक पैकेजिंग सेंटर की तरह काम करता है। ठीक है, पैकेजिंग सेंटर की तरह। ठीक है, इट एक्ट्स लाइक ए पैकेजिंग सेंटर। दूसरा, रेबोसोम्स। रेबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। क्रोमोसोम्स जो है ये जो है न्यूक्लियस में होते हैं। ये जो है हेरिडिटरी जीन्स, जीन्स की इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पूर्वजों से हम पे, हमसे हमारे जूनियर्स पे, ठीक है, हो जाती है, उसको कैरी करते हैं। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। ठीक है। डेड सेल्स जो अपने, हम जो हमारे जो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कोर को देखा था, जो ट्री बार का उसके सेल देखे थे अंडर माइक्रोस्कोप, है ना। अपने पास फोटोसिंथेसिस, जो प्लास्टिड्स होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि क्लोरोफिल को ग्रीन कलर का पिगमेंट देते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो जो है प्लास्टिड जो है क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट जो है आपको पता है वेजिटेबल फ्रूट्स को कलर देते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट दिस इज जनरली फॉर स्टोरिंग। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है जो अगला इसमें आते हैं क्या कहते हैं उसको, अगले उसमें आते हैं अगले क्वेश्चन में। दिस इज कॉल्ड एज क्या कहते हैं उसको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमको सही आंसर को टिक करना है। ठीक है, तो इसमें हमको करेंगे कि द सेल ऑर्गेनेल विच एक्ट्स एज अ स्टोरेज बैग फॉर ए सेल इज नोन एज। भाई स्टोरेज बैग ऑफ द सेल किस ऑर्गेनेल को कहते हैं? भाई क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट दोनों प्लास्टिड्स हैं, ये तो कलर प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पता है ये तो पावर ऑफ द सेल है। केवल एक वैक्यूल है जो कि स्टोरेज
और बैग फॉर द सेल इसको कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वैक्यूल। अब अगला जो है दैट इज हैंडसेक। हैंडसेक क्या होता है भाई? हैंडसेक बेसिकली एक टिश्यू तो होता नहीं, हमने पहले ही पढ़ा था कि लार्जेस्ट जो एग है और सिंगल सेल है, जो कि सिंगल सेल का बना है, दैट इज ऑस्ट्रिच, जो कि 170 डायमीटर का होता है। ठीक है, वो हमने अपने क्लास में पढ़ा था, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी। अब क्वेश्चन आंसर्स में इसमें जो है हैंडसेक भी सिंगल सेल का होता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो ये सिंगल सेल का है, सेल ऑर्गेनल नहीं है, ये सिंगल सेल है। ठीक है, अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है, जो न्यूक्लियस इज सेपरेटेड बाय साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो साइटोप्लाज्म से कैसे सेपरेट होता है? न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो कि उसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है ना। हमको पता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म किसका बना होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का। और ये जेली लाइक होता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जेली लाइक होता है तो साइटोप्लाज्म भी जेली लाइक होगा, क्योंकि इसमें केवल एक न्यूक्लियस ही तो ऐड हुआ है। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आपस में कैसे आपस में सेपरेट होते हैं? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन हमें पता था, सेल मेम्ब्रेन जो है सेल की आउटर कवरिंग होती है ना। तो ये हमारा ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फाउंड इन एन एक्सेल, ह्यूमन लिवर सेल एंड अमीबा। भाई क्या चीज़ हमें नहीं मिलेगी किसमें? एक्सेल में, ह्यूमन लिवर सेल में और अमीबा। अब ये तीनों सेल कैसे हैं? ये तीनों एनिमल सेल्स हैं। ठीक है, अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस होता है। भाई प्लांट सेल में जो है सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स होते हैं और वैक्यूल्स लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है, और एनिमल सेल में क्या है? सेल वॉल नहीं होती, प्लास्टिड्स नहीं होते, और वैक्यूल्स या तो स्मॉल साइज के होते हैं या तो बिल्कुल नहीं होते। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, रिबोसोम्स दोनों में होते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में होती है। केवल एक सेल वॉल है जो कि प्लांट सेल में नहीं होती। ठीक है, तो इसमें सेल वॉल जो है सॉरी एनिमल सेल में नहीं होती, सेल वॉल जो है एनिमल सेल में नहीं होगी, क्योंकि ये सारे एनिमल सेल्स हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इसको हमको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो सबसे पहला जो सीक्वेंस होगा, सेल होगा, सेल से टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, सेल से सीधा ऑर्गन तो नहीं बन जाता, ये गलत है। ऑर्गन से टिश्यू नहीं बनता, उल्टा हो जाएगा। टिश्यू से सेल नहीं बनता, उल्टा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर कैन बी फाउंड ओनली इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। भाई कौन सा हमें केवल प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं होता? हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्लांट सेल में सेल वॉल और प्लास्टिड होते हैं। वैक्यूल जो है एनिमल सेल में काफी छोटा होता है और प्लांट सेल में काफी बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन वैक्यूल दोनों में होता है, और कभी कभार एनिमल सेल में ना भी हो सकता है। तो ये एक डिफरेंस है, लेकिन मेनली जो सेल वॉल और प्लास्टिड्स है वो प्लांट सेल में, एनिमल सेल में बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये एक डिफरेंस है। भाई प्लास्टिलिया तो दोनों में होता है, ठीक है, प्लास्टिड तो ठीक है, सिलिया दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है, और सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में होती है। ठीक है, तो ये आंसर, इसके सारे गलत है, केवल यही आंसर जो है सही है, ये वाला आंसर सही है। ठीक है, अब इसमें जो है अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, दैट इज डी पार्ट। डी पार्ट में हमें डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, लगभग 1 से लेकर 8 तक, इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। भाई जो सेल की शेप है, सेल की शेप कौन कौन से फैक्टर से डिटरमाइन होती है? हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि जो सेल की शेप है बेसिकली वो दो चीज पे डिपेंड करती है, उसके फंक्शन में और उसकी लोकेशन में। सेल क्या फंक्शन कर रहा है और सेल का क्या लोकेशन है, इन दो चीजों पे उसका शेप जो है, सेल का शेप जो है डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फंक्शन, इसका एग्जांपल क्या है? सेल जो है अडेप्ट करता है, सेल जो है अपने आप जो है अपनी शेप को चेंज या मॉडिफाई कर देता है सुटेड टू देयर रोल्स। जो भी वो काम करता है, जो भी उसका रोल है, जो भी वो काम कर रहा है, उसके हिसाब से वो अपनी शेप को अडेप्ट या मॉडिफाई कर लेता है। जैसे कि नर्व सेल का काम क्या होता है? वो एक सिग्नल को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो अब एक पार्ट से दूसरा पार्ट तो काफी दूर, मतलब काफी दूर ट्रांसमिट करता है, तो इसलिए वो एलोंगेटेड यानी लंबा होता है। ठीक है, अब ब्रांच टाइप का होता है। इस तरीके से जो है ये इसका फंक्शन के हिसाब से उसने अपने आप को मॉडिफाई कर दिया, दे आर एलोंगेटेड, लंबे होते हैं। और दूसरी बात, लोकेशन के हिसाब से भी अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि जो सेल की शेप होती है, दैट वेरीज बेस्ड ऑन वेयर द सेल इज सिचुएटेड इन द ऑर्गेनिज्म। कि सेल कहाँ पे सिचुएटेड है ऑर्गेनिज्म में, उसके हिसाब से उसकी शेप भी मॉडिफाई हो जाती है। उसकी लोकेशन के हिसाब से, सेल की लोकेशन के हिसाब से सेल की शेप भी मॉडिफाई होती है। जैसे कि जो मसल सेल्स होते हैं वो elongated और फ्लैटेंड होते हैं। फ्लैटेंड होते हैं जैसे कि हम जो है लेग की मसल है और हैंड मसल है, ठीक है, वो फ्लैटेड होती है ना पूरी मसल सेल्स उसके। ठीक है, तो वो क्योंकि उसका वही काम होता है, वो अपने काम के हिसाब से, अपनी लोकेशन के हिसाब से वो अपने को मॉडिफाई कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है, और उसके दो दो एग्जाम्पल हमें दें। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर मतलब, यूनि मतलब सिंगल,
सिंगल सेलुलर मतलब सेल, सिंगल सेल, इसमें एक सिंगल सेल कंसिस्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। यूनिसेलुलर मतलब इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। और क्या कहते हैं उसको, जिसके एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया और अमीबा। अब मल्टी सेलुलर मतलब इट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्पेशलाइज्ड सेल। मल्टी मतलब काफ़ी ज़्यादा, और सेल मतलब सेल मतलब कंसिस्ट है, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज या काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं, इसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर जैसे ह्यूमंस, फिश, ट्रीज, एनिमल्स, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे एलिफेंट्स वगैरह, ठीक है। तो इनका ये मेन डिफरेंस और ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, मतलब रीजंस दो नीचे दिए गए स्टेटमेंट के लिए। सेल इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका रीजन दीजिए, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है, प्लांट सेल जो है काफी ज्यादा रिजिड होते हैं, एज कम्पेयर टू एनिमल, भाई ऐसे क्यों होता है, तो इसका हमें रीजन दें, इन दोनों स्टेटमेंट का रीजन दें। तो पहला जो है, सेल जो है उसको बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, ये हमने पहले भी थ्योरी क्लास में पढ़ा था, कि जिस प्रकार एक पूरी बिल्डिंग खड़े करने के लिए ईंट जो है सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे पूरे ऑर्गेनिज्म को खड़ा करने के लिए सेल जो है सबसे बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, इसलिए वो स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब फंक्शनल क्यों कहते हैं, क्योंकि फंक्शनल इसलिए कहते हैं कि ये सारे ऑर्गेनल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, वैक्यूल्स है, ये सिंगली काम नहीं कर सकते, ये सब मिलके जब एक सेल है, वही सारे लाइफ प्रोसेस जो है काम कर सकता है। लाइफ प्रोसेस के लिए जितने भी फंक्शंस हैं, वो सारे का फंक्शंस उसको जरूरी होते हैं लाइफ प्रोसेस के लिए, वो अकेला सेल ही कर सकता है, ये सारे ऑर्गेनल्स नहीं कर सकते, इसलिए उसको बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल भी, मतलब अकेले बेसिक फंक्शनल नहीं होगा, ये फंक्शनल तभी होगा सब ये सारे आपस में आगे मिलकर सेल बनाए, और सेल ही फंक्शन सिंगली कर पाएगा, और सारे लाइफ प्रोसेस वो परफॉर्म कर पाएगा। लाइफ प्रोसेस जैसे न्यूट्रिशन, खाना खाना, रेस्पिरेशन, खाना खाने के लिए एनर्जी रिलीज करने के लिए रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ये सारे लाइफ प्रोसेस, इसलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ये हमने जो है थ्योरी क्लास में भी पढ़ा था। अब दूसरी चीज ये है कि प्लांट सेल को रिजिड क्यों कहते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स, क्यों होती है रिजिड, भाई प्लांट सेल में अलग से एक चीज होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल उसको क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी सपोर्ट, ठीक है। और जबकि एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं होती, तो इसलिए जो है उसको रिजिडिटी, सपोर्ट और शेप से डिफरेंट शेप प्रोवाइड नहीं होती, एज कम, और प्लांट सेल में ही होती है। तो यही जो है, इस यही रीजन है कि प्लांट सेल जो है रिजिड होता है, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच सेल ऑर्गेनिल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किस सेल ऑर्गेनिल को कहते हैं, और इसको व्हाई इट इज सो कॉल्ड, उसको ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भाई किस सेल ऑर्गेनिल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल यानी जो एनर्जी जनरेट करता है पूरे सेल्युलर एक्टिविटीज के लिए, मतलब सेल जो भी काम करता है उसके लिए एनर्जी तो जनरेट करेगा। अब कोई एक ऑर्गेनिल करेगा, एक ही आदमी काम करेगा, जनरेटर ही इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, मोटर तो उसको कंज्यूम करती है, हर आदमी का अलग काम है, हर ऑर्गेनिल का काम है। तो वो ऑर्गेनिल जो सेल के लिए एनर्जी जनरेट करते हैं सारी एक्टिविटीज के लिए, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और इसलिए उसको पावर ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब एनर्जी जनरेट होती है किस फॉर्म में, उसको कहते हैं एटीपी, ये आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस फॉर्म में एनर्जी जनरेट होती है, और ये सारी सेलुलर एक्टिविटी के काम आती है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, नेम द सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। भाई कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि लीव्स को और फ्रूट्स को जो है क्या कहते हैं उसको कलर प्रोवाइड करता है। तो हमें पता है प्लास्टिड्स जो है कलर प्रोवाइड करते हैं, और ये केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब लीव्स को कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, क्योंकि हमको पता है कि फ्रूट्स और फ्लावर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, जनरली रेड के, ऑरेंज के, अलग अलग कलर के। तो वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कि फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर्स प्रोवाइड करते हैं, दीज आर द कॉल्ड एज द प्लास्टिड्स, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वो है सिली और फिजिला क्या होते हैं, एंड राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिसिमिलैरिटी बिटवीन द टू ऑफ देम। भाई सिलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, और उसके बीच में एक सिमिलैरिटी और एक डिसिमिलैरिटी लिखें। तो सिलिया एंड फ्लैजिला ये क्या है, ये एक स्मॉल एक्सटेंशंस है ऑन देयर सेल्युलर मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन लोकेशनेशन एंड फूड कलेक्शन। ये जो सिलिया और फ्लैजिला है, स्मॉल एक्सटेंशन मतलब ये थोड़ी प्रोजेक्शन है, थोड़ा बाहर निकली हुई चीजें हैं
अपनी बॉडी से जैसे बाहर निकलते हैं ना बाल, ऐसे ही जो है सेलुलर मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, उससे बाहर निकलती हुई प्रोजेक्शन, जैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं ना, कईयों के आदमियों के बाल होते हैं, औरतों के बाल होते हैं, कईयों के नहीं होते हैं, ऐसे ये भी जो है स्मॉल प्रोजेक्शन है जो कि सेल मेम्ब्रेन से या स्किन से बाहर की तरफ निकलते हैं। और ये किस में मदद करते हैं ऑर्गेनिज्म को? जो सिंगल सेल्ड है जनरली सिंगल सेल में पाए जाते हैं, जैसे कि पैरामोशियम और यूग्लिना में, ये इसको हेल्प करते हैं लोकोमोशन यानी मूवमेंट में और कलेक्शन ऑफ फूड के लिए। तो सिमिलैरिटी क्या है? ये दोनों जो चीज़ें हैं, सीलिया और फ्लैजिला जो है, जो एक्सटेंशंस हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यूग्लिना और पैरामोशियम को मदद करते हैं मूवमेंट में और फूड कलेक्शन में। ये इनकी सिमिलैरिटी है। और डिसिमिलैरिटी क्या है कि सिलिया जो है दे आर न्यूमरस एंड शॉर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं और छोटे होते हैं, ठीक है। और ये पैरामोशियम में पाए जाते हैं, जबकि फ्लैजिला जो है केवल एक सिंगल होता है और काफ़ी लंबा होता है, और ये यूग्लिना करके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। ये इनकी डिसिमिलैरिटी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ओनियन पील सेल्स एंड चीक सेल आर ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप, अगर हम ओनियन पील सेल्स और चीक सेल्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो इनके बीच में टू मेजर डिफरेंस क्या होगा दैट कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है। तो उनके बीच में क्या डिफरेंस होगा? तो हमको पता है ओनियन पील सेल किसका बना होता है। ओनियन पील सेल जो है ये होता है क्या कहते हैं उसको, एनिमल प्लांट सेल होता है। ओनियन तो प्याज है ना, प्याज को कहते हैं ना ओनियन, तो ये प्लांट सेल है। और चीक सेल जो एनिमल सेल है। तो इनमें क्या मेन डिफरेंस होगा? वही जो डिफरेंस होगा जो प्लांट सेल एनिमल डिफरेंस होगा, वही इसमें भी डिफरेंस होगा। तो जो इसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे क्या डिफरेंस आएगा इनमें, कि व्हेन ऑब्जर्विंग ओनियन पील सेल जो कि प्लांट सेल का होता है, पील मतलब छिलका होता है, ठीक है, ऑनियन का पतला सा छिलका, ट्रांसपेरेंट सा पतला सा छिलका। और चीक सेल जो एनिमल सेल होता है, जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उनमें क्या डिफरेंस होता है प्लांट सेल एनिमल में, वही डिफरेंस दिखेगा हमको, कि सेल वॉल होती है प्लांट सेल में और प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल में, और वैक्यूल्स जो कि प्लांट सेल में काफ़ी बड़े होते हैं, एनिमल सेल्स में छोटे या ना के बराबर, कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो सेल वॉल ओनियन पील सेल्स में जो है रिजिड सेल वॉल होती है, क्योंकि वो एक प्लांट सेल है, ठीक है, जो कि उसको एक रिजिड रेक्टेंगुलर बॉक्सी शेप देता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का शेप देता है, ठीक है, किसको, ओनियन, ओनियन सेल को, ओनियन, ठीक है। और चीक सेल जो है इसमें सेल वॉल नहीं होती, तो इसलिए इरेगुलर सा राउंडेड शेप का होता है, ठीक है, इसका कोई डेफिनेट बॉक्सी रेक्टेंगुलर शेप नहीं होती। ऐसे ही वैक्यूल्स जो ओनियन पील सेल में काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। और ये विजिबल एम्प्टी स्पेस की तरह दिखते हैं हमको, ठीक है। जबकि चीक सेल में वैक्यूल्स या तो विजिबल नहीं होते या नहीं होते, ठीक है। और तीसरी चीज़ है प्लास्टिड्स, ओनियन सेल में प्लास्टिड्स भी होते हैं, और क्या कहते हैं उसको, चीक सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते, ठीक है। ये इसके जो है मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमको मेजर डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं दोनों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, हमको इसको सेल टिश्यू और ऑर्गन में उसको क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले स्किन, हमको पता है सेंस ऑर्गन्स है ना, 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, नोज, ईयर, है ना, स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है, ईयर भी एक सेंस ऑर्गन है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये ऑर्गन हो गए, ये दोनों क्या हो गए, ऑर्गन हो गए, ठीक है। इसके बाद जो है अब ये फैट सेल, ये क्या है, एक सेल है। रेड ब्लड सेल, ये दोनों सेल है, तो ये दोनों क्या हो गए, सेल हो गए। अब ब्लड क्या, ब्लड में कोई चीज़ होती है जैसे कि वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा वगैरह, तो ये क्या हो गया, टिश्यू हो गया, ठीक है। ऐसे मसल भी क्या हो गया, एक टिश्यू हो गया, इसमें भी कई चीज़ें होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो देखो फैट सेल, सेल्स जो है फ्लैट सेल, रेड ब्लड सेल, टिश्यूज जो है ब्लड और मसल, और स्किन और ईयर जो है ऑर्गन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब हम इसको पढ़ते हैं पार्ट ई में। जो पार्ट ई है इसको हम स्टडी करते हैं। इसमें है कि ऑल सेल्स इन ए ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव द सेम शेप। भाई जो भी सेल्स है ऑर्गेनिज्म के, उन सबके सेम शेप नहीं होते। इसको जस्टिफाई करो, जस्टिफाई द अबाउट स्टेटमेंट बाय ड्राइंग एटलीस्ट 3 डिफरेंट सेल टाइप्स फाउंड इन ह्यूमन बींग। जो ह्यूमन बींग में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मिलते हैं, इस हिसाब से इसको ड्रॉ करके जस्टिफाई करो भाई, क्योंकि सारे सेल सेम शेप के क्यों नहीं होते, तो इसको हमको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो इसका हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई, क्या कहते हैं उसको, तो इसमें क्या है कि जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सेल का शेप है वो डिपेंड करता है इसके लोकेशन और फंक्शन पे। ऐसे ही ह्यूमंस के अंदर भी, मतलब विद इन ऑर्गेनिज्म एंड विद डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये हम पहले भी थ्योरी पढ़ चुके हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में भी सेल का जो शेप है उसके फंक्शन लोकेशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे ह्यूमंस के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं और नर्व सेल्स होते हैं। अब इन तीनों की शेप देखें और उसके फंक्शन और लोकेशन देखें। जैसे नर्व सेल है,
नर सेल का हमने जैसे पहले पढ़ा था कि ये काफ़ी ज़्यादा एलोंगेटेड, काफ़ी लंबे होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। इसमें डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, जनरली ब्रेन टू बॉडी पार्ट और बॉडी पार्ट से ब्रेन में। ठीक है, तो ये जो नर्व सेल होता है भाई, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, काफ़ी एलोंगेटेड होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं। इसका डायग्राम हमने जो है, जो हमारी थ्योरी क्लास थी उसमें पढ़ चुके, आपको बुक में भी मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, तो अब रेड ब्लड सेल्स है, इसका शेप जो है एलोंगेटेड होगा। रेड ब्लड सेल जो है गोल होते हैं, ओवल सर्कुलर डिस्क शेप के होते हैं, बाई कन्वेव टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन काम है वो है, ये एक ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन कैरियर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंट एरियाज में उनको इस शेप का होना पड़ता है, ये इनका फंक्शन है। ठीक है, और ये डिफरेंट स्मॉल स्मॉल नर्व्स के थ्रू, है ना, क्या कहते हैं, आर्टरीज और वेन के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाना पड़ता है। तो ये डिस्क शेप के होते हैं, गोल गोल शेप के। ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ये कैरी कर पाए, इसलिए इनका जो शेप जो है बाई कनकेव की होती है। जो इसके फंक्शन और लोकेशन के हिसाब से इसका शेप जो है चेंज होता है सेल्स का। ये हमें दूसरा एग्जांपल जस्टिफिकेशन मिला। तीसरा जो जस्टिफिकेशन है, जो मसल सेल्स है, मसल सेल्स लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको बार बार मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, हाथ को और पैरों को। भाई ऊपर नीचे होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ऐसे ही जो है, ये जो मसल सेल्स है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं, लॉन्ग और सिलिंड्रिकल होते हैं, टू हेल्प मूवमेंट इन कॉन्ट्रैक्शन एंड एलोंगेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं। उसकी फंक्शन के हिसाब से, उसकी लोकेशन के हिसाब से जो सेल का शेप है वो वेरी करता है, स्पेशलाइज्ड, उसको सेल को स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन वो कंप्लीट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर एंड हाउ आर क्रोमोसोम्स फॉर्म, कहाँ पे और कैसे क्रोमोसोम्स बनते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो जनरली क्रोमोसोम कहाँ पे और कैसे बनते हैं, वेयर एंड हाउ। क्रोमोसोम्स जो फॉर्म होते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम कहाँ पे और कैसे बनते हैं, सेल डिवीजन के दौरान जो है, ये जो है न्यूक्लियस में बनते हैं। ठीक है, और कैसे बनते हैं कि ये जो है, जब जब सेल सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्रोमैटिन कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, इट बिकम्स वेरी कंडेंस, और कॉइल हो जाता है। कॉइल मतलब आपस में कॉइलिंग, समझे ना आप, जैसे तारे आपस में, दो तारे होते, सिंगल तार के दो तार आपस में कॉइल करते हैं, वैसे कॉइल जाता है, और काफ़ी ज़्यादा कंडेंस मतलब थिक हो जाता है। तो ये जो है, इसको थिक स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, जो और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो डीएनए कॉम्प्लेक्स है, उसको क्रोमैटिन कहते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉइल और कंडेंस हो जाता है, जो कि क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। तो ये ऐसे बनता है, कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियस में बनता है, इस तरह से बनता है। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है, ये जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, जो कि हमारे पूर्वजों से हम पे और हमसे हमारे बच्चों पे जाती है। दिस इज एसेंशियल फॉर इनहेरिटेंस। ठीक है, दे कैरी वेरी स्पेसिफिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉल्ड जीन्स, जो कि एसेंशियल फॉर इनहेरिटेंस, जो कि हमसे हमारे पूर्वज से हम पे और हमसे हमारे जूनियर्स पे जाती है। और दूसरा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंश्योर एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए। ये डीएनए का जो डीएनए प्रोटीन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन था, इसका बिल्कुल एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं टू डॉटर सेल। डॉटर सेल मतलब जब सेल डिवाइड होगा तो उसके डॉटर सेल्स बनेंगे, तो उसका डिवीजन भी बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं। तो इसके दो मेन सिग्निफिकेंस ये है। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ ए वेल लेबल डायग्राम की मदद से हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एनिमल्स। अब डायग्राम तो आप बुक में देख सकते हैं, और हमने जो है ड्यूरिंग द थ्योरी टॉपिक भी डिस्कस किया था। तो डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या, प्लांट सेल और एनिमल सेल का। प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस हमने पहले ही पढ़ा था। प्लांट सेल एनिमल सेल में जो डिफरेंस था, दैट इज प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, दूसरा प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, और तीसरा प्लांट सेल में वैक्यूल काफी बड़े साइज के होते हैं। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स काफी छोटे साइज के होते हैं, या ना के बराबर होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। अब एनिमल सेल में सेल वॉल भी नहीं होती है, प्लास्टिड्स भी नहीं होते। दीज आर द मेजर डिफरेंस, और इसका डायग्राम आप बुक से भी देख सकते हैं, या तो हमारे पिछले लेक्चर में भी आप नोट से भी देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। क्या क्या फंक्शंस जो है, ये हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस है, क्रोमोप्लास्ट है, वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम क्या क्या फंक्शन से परफॉर्म करते हैं। ये सारे के सारे जो है सेल ऑर्गेनल्स है। सेल ऑर्गेनल सेल के ऑर्गन है, सेल के पार्ट है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सिंथेसाइज का जो मेन फंक्शन है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो लिपिड्स या फैट्स को सिंथेसाइज करते हैं और डिटॉक्सिफाई करते हैं सब्सटेंस को। ये इसका मेन काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, रफ और स्मूथ का। अच्छा, जो दूसरा सेल ऑर्गेनेल है, दैट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स।
गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या है? ये मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, पैकेज करता है किसको? प्रोटीन्स को, लिपिड्स यानी फैट्स को, और उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए चैनल का इंतजाम करता है, एंड फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो सेल ऑर्गेनेल, उसका मेन काम क्या है? इट मॉडिफाइज, सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर ट्रांसपोर्ट। ये इसका मेन काम है, फंक्शन है। न्यूक्लियस, जो तीसरा सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस, इसका मेन फंक्शन क्या है? ये सारी सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, यानी कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटीज, और जो स्टोर जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, ये जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए को स्टोर करता है, जो कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन, जो हमारी जीन्स ट्रांसफर करती है हमारे पूर्वजों से हम पे और हमसे हमारे बच्चों पे। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये भी एक सेल है जो कि प्लास्टिड्स में होते हैं, इसको प्लास्टिड्स भी कहते हैं। और ये जो क्रोमोप्लास्ट है, ये बेसिकली जो है, ये इम्पार्ट करता है कलर, बेसिकली किसको? फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। रेड, ऑरेंज, डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर और फ्रूट्स होते हैं, उनको ये कलर इम्पार्ट करता है, ये एक प्लास्टिड्स है। वैक्यूल्स, अच्छा वैक्यूल्स क्या मेन काम क्या होता है वैक्यूल्स का? ये बेसिकली जो है स्टोरेज करते हैं। स्टोर क्या चीज करते हैं? वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट को। कहाँ पे? प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, तो वैक्यूल्स का मेन काम है, दे आर यूज फॉर स्टोरेज ऑफ प्लांट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। ठीक है, दे आर वेरी लार्ज साइज इन प्लांट्स एंड आर स्मॉलर साइज इन एनिमल्स, और समटाइम्स दे आर आल्सो नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स आल्सो। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम इसको कहते हैं पावर ऑफ द सेल। इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, एंड दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस यू विल लर्न इन, आप बड़ी क्लास में इसको पढ़ेंगे। और किसके थ्रू होती है एनर्जी रिलीज? दिस इज थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी, एटीपी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो देखते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 भाई वो ये कह रहा है, द सेल मेम्ब्रेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए सेल। सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सेल का। हाउ इज डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन लाइकली टू इम्पैक्ट द फंक्शन ऑफ सेल? अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो वो सेल के फंक्शन को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा? इसको देखने की कोशिश करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है क्या चीज कंट्रोल करता है? सब्सटेंस को, एंट्री और एग्जिट सब्सटेंस को। किसकी एंट्री को? न्यूट्रिएंट्स एंट्री होगी और वेस्ट एग्जिट होगा, इनको वो कंट्रोल करता है। सेल मेम्ब्रेन का यही काम है, इसका ये फंक्शन है। अगर ये डैमेज हो गया तो ये बैलेंस है, ये डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स बाहर से अंदर और वेस्ट अंदर से बाहर, अंदर की जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, आयंस है, वो भी बाहर जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो अनकंट्रोल लीकेज होगा, एसेंशियल मॉलिक्यूल्स या सेल के अंदर के जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, आयंस है, उसका अनकंट्रोल्ड लीकेज होगा अगर वो डैमेज हो गई। अब इसके बाहर से जो कीटाणु है, इन्वेजन ऑफ पैथोजेंस और टॉक्सिन्स जो है अंदर सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स को, सेल के अंदर की चीजों को अटैक कर सकते हैं। और फिर इसका फाइनली जो है सेल जो है डिसफंक्शन, मतलब सेल ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये जो है इसके इम्पैक्ट या इसके इफेक्ट हो सकते हैं अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है डिफाइन द टर्म सेल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल को डिफाइन करो, टर्म को प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। नेम द डिफरेंट ऑर्गेनल्स दैट मेक ए सेल, जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स है जो सेल को बनाते हैं उसको नेम करो। और एक्सप्लेन व्हाई नन ऑफ दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। और एक्सप्लेन करो कि इनमें से किसी को भी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों नहीं कहते। अब इसको डिस्कस करते हैं, इस पॉइंट को। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल क्या है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के लिए। ये टिश्यू बनाता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है बोथ प्लांट और एनिमल सेल के लिए। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है, उसके अंदर की कुछ चीजें जैसे कि प्लास्टिड, सेल वॉल और वैक्यूल्स प्लांट्स और एनिमल्स में डिफर करते हैं, लेकिन बेसिकली जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। चलो, और जो डेफिनेशन है वो भी दोनों के लिए सेम रहती है कि दोनों के लिए यह स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब इसमें जो मेन ऑर्गेनेल्स होते हैं वो होता है न्यूक्लियस, जो उसके सेल के ऑर्गन्स या सेल के पार्ट्स हो गए न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, रिबोसोम एक्सेट्रा, ये सारे इसके ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरी चीज है वो हम जो पढ़ रहे थे, वो ये है कि भाई इन सब सेल ऑर्गेनेल्स को हम जो है बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ लाइफ क्यों नहीं कहते? अब क्यों नहीं कहते हैं ऑर्गेनेल्स को? क्योंकि ये जो ऑर्गेनेल्स है ये सेल के कंपोनेंट्स है, सब कंपोनेंट्स है। ठीक है, सेल के अंदर के कंपोनेंट्स है, उसके सब कंपोनेंट्स है। ठीक है, और ये सिंगली जो है, जो भी पूरी लाइफ प्रोसेस के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। भाई अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा
तो आदमी ग्रो नहीं कर पाएगा। न्यूट्रिशन का रेस्पिरेशन भी जरूरी है, रेस्पिरेशन का रिप्रोडक्शन भी जरूरी है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, ये सारे ऑर्गेनल सिंगली जो है ये सारे लाइफ प्रोसेस एक साथ नहीं कर सकते, तो इसलिए सब मिल के जो है सेल के अंदर ये कर पाते हैं। तो इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं कहते, क्योंकि फंक्शन तभी करेगा जब ये सारे ऑर्गेनल साथ मिलकर काम करेंगे। तो ओनली द कंप्लीट सेल इंटीग्रेट्स ऑल ऑर्गेनल्स टू फॉर्म दिस लाइफ प्रोसेसेस, और सिंगली ऑर्गेनल काम नहीं करते, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं कहते। और स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं, जिस प्रकार ईंट जो है पूरी बिल्डिंग खड़ी करती है, ऐसे सेल जो है पूरे ऑर्गेनिज्म को खड़ा करता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर भी नहीं कहते, क्योंकि एक सेल से ही सिंगली जो है काम कर पाता है, पूरा बिल्डिंग या पूरा ऑर्गेनिज्म खड़ा हो पाता है। तो इसलिए इस ऑर्गेनिल्स को हम स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं कहते। ठीक है, तो ओके, तो अब जो है हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 जो था। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम चलते हैं एक क्रॉसवर्ड पे। तो ये जो क्रॉसवर्ड है इसको देखते हैं, क्रॉसवर्ड पजल है। तो इसमें क्या है कि ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बुक के पीछे का। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स पैरामोशियम इन लोकोमोशन, मतलब पैरामोशियम को लोकोमोशन में मदद करता है। क्या चीज़ है ये? दैट इज सीलिया। ये जो प्रोजेक्शन होते थे उसके सेल मेम्ब्रेन में, ये पैरामोशियम को लोकोमोशन में मदद करता है, दैट इज सीलिया। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज रेबोसोम। रेबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो दैट इज रेबोसोम। और तीसरा है हेल्प्स प्लांट, सॉरी, तीसरा है स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या करता था? जो वाटर एक्सेट्रा स्टोर करता था, दैट इज वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल है वो। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स प्लांट सेल इन कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू यूजेबल फॉर्म। तो कौन सा जो है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है? प्लास्टिड, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल को हेल्प करता है सोलर एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में चेंज करने के लिए। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट इसमें रेगुलेट्स द एनर्जी एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो मटेरियल की एंट्री और एग्जिट कौन कंट्रोल करता है? दैट इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, छठा पॉइंट है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कौन करता है सेल को पूरा कंट्रोल, सेल की एक्टिविटी कंट्रोल कौन करता है? दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, सातवां पॉइंट है इम्पार्ट कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ऐसा कौन सा प्लास्टिड्स है जो फ्लावर और फ्रूट्स को इम्पार्ट कलर करता है? दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट करता है सोलर एनर्जी को, ग्रीन क्लोरोफिल को ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है, और फिर उसके बाद सोलर एनर्जी को यूजुअल फॉर्म में चेंज करता है। और क्रोमोप्लास्ट जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कलर इम्पार्ट करता है, ये प्लास्टिड्स है। ठीक है, एट्थ पॉइंट है प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल को जो शेप और रिजिडिटी देता है, दैट इज सेल वॉल। अच्छा, नाइन्थ पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रेड्स करता है, दैट इज कॉल्ड एज जीन। जीन करता है ना। अच्छा, टेंथ पॉइंट है पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है। अच्छा, तो इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर खत्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, and if you want to see more videos like this, you can join our channel, subscribe our channel. All the best for your exams. Thank you.